ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, हमने इसे दो ग्रुप में डिवाइड किया, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। बार बार हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय पीपल टू अर्न मनी। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से जो भी काम किया गया हम उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ आपको कहता है यहाँ पे कि दूसरा जी होता है आपका, कुछ एग्जाम्पल्स है हम देख सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी का कुछ एग्जाम्पल जैसे बोल रहा है कि एक वर्कर्स जो है वो किसी फैक्ट्री में कुछ काम कर रहा है, तो इन वर्कर्स के काम करने के पीछे पर्पस क्या है? पैसा कमाना। अल्टीमेट इसका गोल क्या है? पैसा कमाना। मतलब कोई वर्कर अगर काम कर रहा है किसी फैक्ट्री के अंदर, इसका मतलब कि ये इसके लिए, इन लोगों के लिए कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रॉफिट मेकिंग है, पैसा कमाना है। इसी तरह से कह रहा है कि अगर एक टीचर स्कूल में किसी को पढ़ा रहा है, मैडम मोहतरमा अगर बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो इसके पीछे पर्पस क्या है कि इसके बाद अल्टीमेटली इनको क्या मिलना है? सैलरी मिलना है, मतलब प्रॉफिट अर्निंग मोटिव है। इसी तरह से आप देख सकते हो कि कोई डॉक्टर अगर कोई क्लिनिक चला रहा है, इसका मतलब कि आप किसी डॉक्टर अगर कोई पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, तब भी आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय होलसेलर टू रिटेलर, इसका मतलब कि ये भी आपका एग्जाम्पल क्या होने वाला है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का। मतलब आप इन सभी एग्जाम्पल्स में देख सकते हो कि हर वो व्यक्ति किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि कोई लोग गुड सेल कर रहा है, तो कुछ लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब सामान बेचो या सर्विस, उससे मतलब नहीं होता। हम सामान भी बेच सकते हैं, हम सर्विस भी बेच सकते हैं, लेकिन मोटिव सिर्फ क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। अगर प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से हमने कोई भी काम किया, दैट मीन्स दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फिर इसका उल्टा, ठीक है जी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ठीक है, तो फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो सकता है? तो अभी हम आपको बोले कि देखो, नॉन एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि एक इंडिविजुअल जिसने हर वो काम किया जिसमें उसका मोटिव कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन था। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मतलब मानसिक संतुष्टि, मन से उसको संतुष्टि मिल रहा है। अब मेंटल सेटिस्फैक्शन आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन कैसे मिल सकता है? तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन आपको मिल सकता है कैसे? तो सोशल वेलफेयर के थ्रू, है ना। समाज में कुछ अच्छा काम कर रहे हो, मतलब आखिर मिल क्या रहा है आपको? मेंटल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। किसी गरीब की मदद कर रहे हो, कोई रोड क्रॉस कर नहीं पा रहा, चल ठीक है हम रोड क्रॉस कर लिए। किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दिए। मतलब इन सब कामों में आपको मिलता क्या है? तो ओवरऑल घूम फिर करके उसका डिसीजन एक होता है कि सिर्फ आपको जस्ट एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो आप सोशल वेलफेयर कर रहे हो, किसी कल्चरल प्रोग्राम को एक्टिव कर रहे हो, इसी तरह से आप किसी भी काम में इन्वॉल्व हो, बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फाइड हो रहे हैं। मतलब मेरे लिए वो क्या है? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कुछ एग्जाम्पल देखोगे तो पता नहीं लास्ट आप लोग ऐसा कब खेले होंगे, ऐसा आखिरी बार ऐसा एंजॉय कब किए होंगे पता नहीं, लेकिन जब भी किए होंगे उस टाइम में ये आपके लिए क्या था? मतलब सब मिलकर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। मतलब कि वो आपके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कुछ चैरिटीज़ हो रहा है, आप देख रहे हैं, ये चैरिटी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। ये आपके माता जी हैं, पता नहीं अभी सो के उठी हुई कि नहीं, लेकिन जब भी सो के उठेंगे तो ऐसा ही गर्मा गर्म नाश्ता मिलेगा आपको घर पे। मतलब इसके पीछे इसका पर्पस क्या है कि आज हम तुमको खाना बना खिलाते हैं, बुढ़ापे में तुम खिलाना। तो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मोटिव के बस किए जा रही है, बाद में तुम भले कुछ भी कर लो। मतलब मेंटल सेटिस्फैक्शन है। एक बॉल के पीछे कोई गोल नहीं है, बस मजा ले रहा है सब, है ना। यहाँ कोई गोल की, कोई गोलकीपर, ऐसा कुछ नहीं, बस एक बॉल है, सब मारे जा रहा है, जहाँ तहाँ भटकते जा रहा है। मतलब बिना किसी एम के एंजॉय कर रहा है। मतलब इसका पर्पस क्या है? सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है। मतलब ये सब काम ये सारे लोग कर रहे हैं, इसके पीछे पैसा कमाना नहीं होता,
सिर्फ और सिर्फ इन काम के पीछे एक ही पर्पस क्या है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हम समझ गए कि जी ठीक है कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। जैसे ही अब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी का टाइप्स पढ़ोगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितने ग्रुप्स में बांटे, यानी हम अभी तक क्या पढ़े, तो सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी, उसका 2 ग्रुप था, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किए और यही हमारे इस चैप्टर का, यूजी का हमारा इस चैप्टर का जो सिलेबस है वो ये वाला है। अब हम डायरेक्ट तुमको बोलते हैं कि देखो बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, तो सही नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल में वो तरीका नहीं है पढ़ाने का। अब आपके सिलेबस में है बिजनेस, प्रोफेशन और क्या है, एम्प्लॉयमेंट, कि बिजनेस किसको बोलते हैं, प्रोफेशन किसको बोलते हैं और एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो या एम्प्लॉयमेंट हो, ये तीनों पार्ट किसका है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ रहे हैं। देखो, जैसे ही कहा जाता है कि बिजनेस, तो बिजनेस बोलने से क्या समझ में आता है आपको कि बिजनेस क्या चीज है? प्रॉफिट कमाना तो है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है ना। मतलब बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, पैसा तो तीनों जगह कमाना है, क्योंकि ये तीनों एक्टिविटी किसका पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। तो पैसा तो कमाएंगे कमाएंगे। लेकिन बिजनेस कहते किसको है? क्या बिजनेस में सिर्फ सामान बेचा जाता है? सर्विस भी बेचा जाता होगा। और अगर सर्विस ही बेचा जाता है तो फिर प्रोफेशन में क्या किया जाता है? प्रोफेशन में भी तो सर्विस बेचते हैं हम। यानी अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये मेरा प्रोफेशन है, तो हम यहाँ तो सर्विस बेच रहे हैं। तो अगर इसको सर्विस बेचना अगर प्रोफेशन है, तो फिर बिजनेस में कौन सा वाला सर्विस बेचते हैं भाई? कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आपके माँ पिताजी किसी के यहाँ नौकरी कर रहे होते हैं, तो वो भी तो उनको सर्विस दे रहे हैं। तो वो सर्विस देना एम्प्लॉयमेंट होता है, नौकरी उसको बोलते हो तुम लोग। तो अगर उसे आप नौकरी कहते हो, तो फिर बिजनेस में कौन सा वाला सर्विस देते हैं? क्या बिजनेस में हम सिर्फ गुड्स बेचते हैं क्या? नहीं। तो फिर आखिर चक्कर क्या है? इसी को, कंफ्यूजन को तो खत्म करना है। समझ रहे बात? यानी क्लास 11th में हमने पढ़ा, देखो क्लास 11 में दिक्कत क्या होता है, न कम हम पढ़ाए, ना आपके कोई टीचर, और ना कम सीखे आप, बस माइंड आपका उतना ही तैयार था सीखने के लिए। क्योंकि जस्ट अभी आप क्लास 11 में आए थे, तो बहुत कम सीखना आपका फितरत है, आपका दिमाग भी उतना डेवलप नहीं हुआ कि उतना आप सीख पाओगे, उतना ज़्यादा डेप्थ में जाकर समझ पाओगे। कोई टीचर अगर समझाएगा भी उतना डेप्थ में, बोलेगा अरे क्या बोल रहा है, इतना क्या ज़रूरत है। देखो, जैसे ही आप करते हो बिजनेस के बाद कि बिजनेस किसको बोलते हैं, सिंपल सी बात देखो क्या लिखा है, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कैरीड आउट रेगुलरिटी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। पता है हमको पहले से, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम हमेशा करते हैं और इस मोटिव से करते हैं कि हमको पैसा कमाना है। तो ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो बिजनेस क्या है ना, बताओ। तो कहता है आपसे कि बिजनेस क्या है, तो यहां से देखिए, इट इज कंसर्न, यहां से देखिएगा, कह रहा इट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, है ना, किसी वस्तु का उत्पादन करना बिजनेस है, परचेज एंड सेल, सामान खरीद लेना। अगर हम उत्पादन नहीं कर रहे, हम खरीदते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं, उसको बेच देते हैं, तब भी यह बिजनेस है, किसका, गुड्स का। और सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट, मतलब बिजनेस में ये 3 चीजें इन्वॉल्व है। क्या क्या बोला? बोला प्रोडक्शन करते हैं, जरूरी नहीं कि हम हर बार प्रोडक्शन ही करेंगे तो बिजनेस होगा, है ना। किसी वस्तु का उत्पादन करके भी हम बेच सकते हैं, और अगर हम प्रोडक्शन नहीं करते तो हम क्या करेंगे, दुकान खोल दिए, कहीं से खरीद के लाए, उसको बेच दिए, ऐसा भी तो हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हम सर्विस सप्लाई करते हो।
देखिए सर्विस सप्लाई करना, यहां सर्विस सप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि जो गुड्स हमने डिलीवर किया, जो सामान हमने बेचा, हम उससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं है अगर मेरा राशन का दुकान है तो हम राशन बेचते हैं, तो ये क्या है, गुड्स को परचेज करना और उसको सेल करना। हो सकता है कि मेरा मोबाइल फोन का भी दुकान हो, मोबाइल फोन मेरे लिए क्या है, गुड्स, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो गुड्स की डिलीवरी देना ये बिजनेस है। हो सकता है कि आफ्टर सेल उसकी वारंटी, उसका सर्विस, उसका मेंटेनेंस भी हम ही करते होंगे। इसका मतलब कि ये वाला जो सर्विस है वो किस में आता है, बिजनेस की कैटेगरी में आता है। ध्यान से पढ़ोगे क्योंकि अब आप यूजी के लिए पढ़ रहे हैं, 11th क्लास के लिए नहीं पढ़ रहे, टॉपिक बिल्कुल वही है लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस किसको कहते हो, तो सिंपल सी बात कहोगे कि बिजनेस क्या है, तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के उद्देश्य से करते हैं। अब इस एक्टिविटी में होता क्या है, तो इट इज कंसर्न, इसमें जुड़ा होता है, शामिल होता है या तो किसी गुड्स का प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करना और फिर उसको बेच देना, इसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। मैदा रखा हुआ था, सिर्फ मैदा तो खाओगे नहीं, बस उससे निमकी छान दी, उसके बाद बेच दिए, एकदम लोअर लेवल का एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करते हो, अब फिर उसके बाद उसको क्या करते हो, बेचते हो। प्लास्टिक था, उससे पेन बनाए, उसके बाद उसको बेच दिए, मतलब ये क्या है, प्रोडक्शन है। हम प्रोडक्शन नहीं करते, मेरा स्टेशनरी शॉप है तो हम किसी होलसेलर से माल खरीद के लाते हैं और अपने दुकान में उसको रिटेल कर देते हैं, खुदरा में बेच देते हैं। इसका मतलब हम यहां प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेज करते हैं और गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं। लेकिन यहां भी हमारा मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है। और यहां पे लिखा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मतलब कौन सी सर्विसेज, तो जो गुड्स आपने अभी डिलीवर किया, जो सामान आपने अभी बेचा था, उससे ही रिलेटेड हम अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम अभी आपको क्या बोले, ये मोबाइल फोन बेच दिए आपको, इसका मतलब कि हम आपको गुड्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मोबाइल फोन बेचने के बाद इसमें रिचार्ज भी तो देना होगा, तो ये रिचार्ज सर्विस है कि गुड्स है, समझ रहे हो बात। तो हम इस फोन का रिचार्ज आपको किए, मतलब ये क्या था, सर्विसेज था। इस तरह की सर्विसेज को बिजनेस में रखा गया है। डॉक्टर अगर पेशेंट का इलाज कर दे तो वो भी सर्विस दे रहा है, वो सर्विस यहां नहीं रख रहे हैं, समझ रहे हो बात। आपके माँ पिताजी नौकरी कर रहे हैं तो वो भी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन वो वाला सर्विस यहां नहीं रख रहे। तो सर्विस का मतलब यहां जो सर्विस आप देख रहे हो, इस सर्विसेज का मतलब कौन सी सर्विसेज से है, तो वो सर्विसेज जो हमने अभी गुड सप्लाई किया उससे रिलेटेड सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन सर्विसेज को हम किस में रखें, बिजनेस की कैटेगरी में रखें। उम्मीद है कि बिजनेस समझ गए होंगे कि व्यापार क्या होता है ना। यानी ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि बिजनेस क्या होता है, तो आप अब लिख सकते हो कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है जिसमें हम प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से काम करते हैं। अब बिजनेस क्या है भाई, तो बोला इट इज कंसर्न, इसमें शामिल होता है किसी गुड्स का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना, किसी वस्तु का उत्पादन कर दिए, बेच रहे हैं तो ठीक है, वो भी, इसके साथ साथ किसी गुड्स का, किसी सामान को परचेज करना और उसको सेल करना, और उसके साथ साथ इस गुड्स से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना। यहां कौन सी सर्विसेज है, क्लियर हो गए, ठीक है ना। और इसका कुछ एग्जाम्पल आपको मिल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग करना, ट्रेडिंग मतलब होता है परचेज सेल करना, है ना, माइनिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को हम किस में रखते हैं, बिजनेस की कैटेगरी में रखते हैं, इसी को हम बिजनेस कहते हैं। उम्मीद है बिजनेस क्लियर हो गया होगा। बिजनेस के बाद अब हम आते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक है आपका प्रोफेशन, कि प्रोफेशन किसको बोलते हैं। कहता आपसे कि प्रोफेशन क्या है,
एक ऑक्यूपेशन है, एक पेशा है, इन विच एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल ऑफ अ पर्सन इज नेसेसरी। देखो साफ साफ कहता आपसे कि प्रोफेशन क्या है, तो प्रोफेशन जस्ट एक ऑक्यूपेशन है जिसमें हम बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है वहाँ, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए और स्किल होना चाहिए। स्पेशल नॉलेज का मतलब होता है किसी एक सिंगल लाइन का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, खास किसी एक खास चीज़ में आपका नॉलेज होना चाहिए। और स्किल का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस होना चाहिए आपके पास कि कैसे किया जाए, सिर्फ नॉलेज होने से नहीं होगा। मतलब नॉलेज भी हो, किसी एक सब्जेक्ट पर आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा हो, और साथ ही साथ ज्ञान के साथ साथ उस काम को करना कैसे है उसका एक्सपीरियंस आपके पास हो, उसका प्रैक्टिस आपके पास हो। तो प्रैक्टिस मतलब स्किल, और नॉलेज वर्ड मतलब डिग्री बोल सकते हो आप। यानी आपके पास किसी एक टॉपिक पर, किसी एक खास चीज में डिग्री हो, डिग्री का मतलब ही नॉलेज है, डिग्री फ्री में तो मिलता नहीं, तो डिग्री हो और उसके साथ साथ स्किल यानी उस काम का आपका क्या हो, एक्सपीरियंस हो, उसका तजुर्बा आपके पास है। अगर आपके पास ये दोनों है और इन दोनों की मदद से अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आप इंडिपेंडेंट तो हैं लेकिन आप किसी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी के अंडर कंट्रोल में हैं। ऑर्गेनाइज्ड बॉडी के अंडर कंट्रोल, देखो क्या कहने का मतलब, देखो लिखा है, इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज ऑफ अ स्पेशल एंड एक्सपर्ट नेचर, ये किसी खास नेचर का होता है। दे गेट फी एज अ रिटर्न फॉर द सर्विसेज। अब देखो यहां इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट इस पे अप्लाई होता है। कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होने का मतलब होता है कि सपोज कीजिए डॉक्टर बनने के लिए जरूरी क्या है, एमबीबीएस। तो एमबीबीएस के बेस पर क्या मिल गया, नॉलेज हो गया। डिग्री ले लिए तो एमबीबीएस में किसी एक खास सब्जेक्ट पर मेरा क्या हो गया, नॉलेज हो गया। कॉलेज में इतना कुछ सिखाया जाता है कि उसके अंदर स्किल ऑटोमेटिक डेवलप होगा। एमबीबीएस का डिग्री फ्री में तो नहीं दे दिया, खाली पढ़ा पढ़ा किताब में पढ़ लो और जिस दिन डिग्री कंप्लीट हो गया उस दिन जाके ऑपरेशन कर देना किसी का, ऐसा तो होता नहीं। एमबीबीएस की डिग्री को इस तरह से डिजाइन किया गया कि पढ़ना कम है, ऑपरेशन थिएटर में ही ज़्यादा खड़ा रहना है। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों को पता है या गवर्नमेंट को पता है कि एक ऐसी डिग्री है कि किताबों से काम नहीं चलने वाला। मतलब इसके आधे सिलेबस में बुक है तो आधे सिलेबस में क्या है, उसका स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान होता है। कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम में एडमिशन लोगे, कभी भी प्रोफेशनल अगर कोई भी एग्जाम एडमिट ले रहे हो तो उसका एडमिशन शेड्यूल, उसका जो सिलेबस है इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि आपको पता है कि पढ़ के आने के बाद आपको घूमना नहीं है, तो उसमें जितना पढ़ना है ना उससे ज़्यादा आपके स्किल पे ध्यान दिया गया है। चाहे तुम कोई भी सर्विस है, सभी हम आपको दिखाते हैं। आपको एमबीबीएस में जैसे ही एडमिशन लोगे, किताबों का ज्ञान आधा रहेगा तो आधा आपको उसी हॉस्पिटल में, एमबीबीएस का पढ़ाई किसी घर में होता है, किसी कॉलेज में होता है, तो कॉलेज भी होगा तो मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मतलब हॉस्पिटल में ही आपको एमबीबीएस की डिग्री मिलती है। क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि वहीं पढ़ो भी, पेशेंट को देखो, सीखो, उसका सुपरविजन करो। अगर ऑपरेशन होता है तो जाके देखो ऑपरेशन कैसे होता है, देख देख के सीखो, और इतना सीखो कि जिस दिन आपके पास डिग्री मिले उस दिन स्किल भी डेवलप हो जाए। यानी आप ही सोचिए, डिग्री और एक्सपीरियंस दोनों डेवलप हो गया। अब आप चाहते हैं कि एमबीबीएस करने के बाद हम अपना एक हॉस्पिटल खोल दें और उसके बाद हम पेशेंट का इलाज शुरू कर दें, कर पाइएगा? नहीं कर सकते ऐसा आप। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी का कंट्रोल होता है। उस ऑर्गेनाइज्ड बॉडी को हम लोग नाम क्या देते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए। यानी आपके पास डिग्री होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, आप इंडिपेंडेंट है, आपका कंट्रोल किसी के ऊपर नहीं है, यानी आपका मालिक कोई नहीं है, आप इंडिपेंडेंट है, खुद के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी के अंडर कंट्रोल है, जिसको हम आईएमए कहते हैं,
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहते हैं। उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इनरोलमेंट होना चाहिए, तब आप डिग्री लेके काम कर सकते हो। मतलब ये क्या है, प्रोफेशन है आपके लिए। जैसे आप सबको पता है कि LLB लॉयर बनने के लिए डिग्री है, तो क्या LLB कर लिए, एक तो काला कोट और सादा शर्ट खरीद लिए, हम भी सादा पहने, सोच रहे एक तो कोट खरीद लेते ब्लैक वाला और जाके एक तो कुर्सी खरीद के बैठ जाते कोर्ट में, ऐसे एफिडेविट बनाना चालू, तो क्या ऐसा होगा? तो ऐसे में LLB करो, और इस डिग्री के साथ साथ आपको क्या चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी इसमें काम करता है, कौन? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसके पीछे काम करता है। मतलब इस डिग्री के बाद तुम्हारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, पहले आपको उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और बार काउंसिल के परमिशन के बाद तब जाके आप लॉयर बन सकते हो, ऐसा नहीं बन सकते। इसी तरह से कोई बच्चा अगर CA कर लिया तो क्या कीजिएगा, किसी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट देख करके ऑडिट सब कर दीजिएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप CA डिग्री होल्डर करने के बाद आप अगर CA कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या खाली घर में बैठ के किताब पढ़ लिया हो गया? आर्टिकलशिप बहुत कंपलसरी है, आपको पता है CA के अंदर। मतलब पहला 1 आध साल पढ़ो, और 1 आध साल जैसे ही पढ़ के कंप्लीट किए बस आर्टिकलशिप शुरू हो गया, और आर्टिकलशिप से शुरू हो गया 2-3 साल तक आर्टिकलशिप ही करते रहो, सीखते रहो, करते रहो दिन रात। किसी सीनियर सुपरवाइजर, सीनियर CA के अंदर में काम करते रहिए, करते रहिए, करते करते तुमको डिग्री भी मिल जाएगा, काम भी सीख जाओगे, तब ना तुम इंडिपेंडेंट हो पाओगे कभी। इसलिए हम तुमको क्या बोले, देखो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उन प्रोफेशनल कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया कि आप पढ़ने के बाद अगर सोचोगे कि हमको कुछ नहीं आता हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो डिग्री देने से पहले ही तुमको 10 बार फेल कर देगा, लेकिन डिग्री देने के बाद तुम फालतू घूम रहे हो, ऐसा होगा ही नहीं कभी, क्योंकि उसका कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया। यानी एक CA हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, ये सब इनके अंदर डिग्री है अपने खास सब्जेक्ट को लेकर, स्किल है यानी उनके पास काम करने का एक्सपीरियंस है, और इन सब का एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, एनरोलमेंट कंपलसरी होता है। जैसे CA ICAI से रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन, लॉयर अगर है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। यानी देखिए, प्रोफेशन को प्रोफेशन कब कहोगे, प्रोफेशन कब कहलाता है, तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि किसी के पास स्पेशल नॉलेज हो यानी डिग्री हो, स्किल हो यानी उस काम को करने का एक्सपीरियंस हो, और इसके साथ साथ उस काम से रिलेटेड, उस जॉब से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन, उसमें आपका एनरोलमेंट होना कंपलसरी है। और ये तीनों आपके पास हो गया, समझ में आया क्या क्या? डिग्री, स्किल और जो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी उस काम से रिलेटेड है, उसमें आपका एनरोलमेंट। अब कोई MBBS कर लिया और बोला बार काउंसिल में जाकर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो पॉसिबल तो नहीं है ना। कोई LLB कर लिया, बोला हम जाते हैं ICAI में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, या CA वाला बार काउंसिल ऑफ इंडिया में करा ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी सरकार ने बना कर रखा है। तो इसके लिए ICAI, इसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो हर काम के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। तो 3 चीजें प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है, डिग्री, स्किल और एनरोलमेंट उस ऑर्गेनाइज्ड बॉडी में। ये तीनों काम हम कर रहे हैं, और उसके बाद अगर हम किसी को सर्विस दे रहे हैं बिना किसी के अंडर कंट्रोल में, किसी का हाथ में ऊपर नहीं, किसी के लिए हम नहीं काम कर रहे हैं, किसी के हम नौकरी नहीं कर रहे, किसी का नौकर नहीं, अपने मालिक हैं, इंडिपेंडेंट हैं, सिर्फ हम जवाबदेह किसके लिए हैं, जिसमें हमारा एनरोलमेंट कराया, बस हम उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाकी हम किसी को कोई जवाब नहीं देंगे, कोई मेरा मालिक नहीं, कोई मेरा बॉस नहीं है। तो हम इंडिपेंडेंट किसी को सर्विस दे रहे हैं। बस ये 3 चीजें अगर हमारे पास हैं, इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं। जैसे एक डॉक्टर का अपने पेशेंट को ट्रीट करना, एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा, ये सब हमारे लिए क्या कहलाता है, प्रोफेशन कहलाता है। उम्मीद है प्रोफेशन समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग
एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट वर्ड का मतलब ही होता है नौकरी, नौकर बनने का प्रयास। देखो एम्प्लॉयमेंट वर्ड मतलब क्या है। अब देखिए, अब भी आपके पास डिग्री है यानी नॉलेज है, स्किल भी आपके पास है, बस डिफरेंस यह है कि आपको किसी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी के अंदर इनरोल्ड करने का जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप LLB कर लिए, मतलब आपके पास क्या है, डिग्री है, स्किल भी है, बस ऑर्गेनाइज्ड बॉडी का अंडर कंट्रोल में आप नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी में आपका इनरोलमेंट नहीं है, आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो तो ऐसे में आपके लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। कोई बच्चा CA कर लिया कंप्लीट, डिग्री हो गया, स्किल आ गया, किसी कंपनी में गया, वहां अकाउंट्स का काम पकड़ लिया, तो अब क्या उसके लिए उसको ऑर्गेनाइज्ड बॉडी में इनरोलमेंट, ICI में वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, ऐसा जरूरी है नहीं, क्योंकि वो खुद के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, किसी दूसरों के लिए काम कर रहा है। किसी ने MBBS की डिग्री ले ली, मतलब डिग्री हो गया, स्किल हो गया, और किसी हॉस्पिटल में खुद का क्लिनिक ना खोल करके किसी हॉस्पिटल में जाकर के वो सर्विस देने लगा, इसका मतलब कि उसके लिए क्या है, ये प्रोफेशन है क्या, नहीं, वो उसके लिए क्या है, जॉब है, नौकरी है। मतलब नौकरी है मतलब वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। समझ लो कितना थोड़ा डिफरेंस है। इसी तरह से अगर आप LLB कर लिए और किसी लॉयर के अंडर में जाके काम करने लगे, खुद का केस नहीं लड़ रहे हो, खुद का क्लाइंट नहीं बना रहे हो, किसी बड़े सीनियर लॉयर के अंडर में काम कर, जो कह रहा तुम उसको कंप्लीट करके दे रहे हो, तो इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। यानी एम्प्लॉयमेंट क्या चीज है, सेम टू सेम प्रोफेशन ही एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन डिफरेंस कहां होता है कि प्रोफेशन में हम किसी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी में रजिस्ट्रेशन, इनरोलमेंट कंपलसरी होता है, यहां इनरोलमेंट कंपलसरी नहीं है। प्रोफेशन में हम खुद के लिए काम कर रहे हो, उसका सारा रिवॉर्ड, उसका सारा बेनिफिट मेरा रहेगा, और वही काम हम करेंगे, सर्विसेज तो वही दे रहे हैं, लेकिन उसका सारा बेनिफिट, सारा एडवांटेज कौन लेगा, मेरा इंप्लॉयर देगा, और मुझे उसके लिए क्या मिलेगा, सिर्फ लिमिटेड सैलरी मिलेगा। प्रोफेशन में रिस्क हम बेयर करेंगे, जो रिस्क होगा हम ही को बेयर करना होगा, उसमें सारा रिस्क कवर कौन करेगा, मेरे इंप्लॉयर, मेरे मालिक का रिस्क होगा, मेरा नहीं होगा। कोई क्लिनिक खोला गया और डॉक्टर अगर सर्विस दे रहा है, पेशेंट का डेथ हो गया, तो फंसेगा कौन, क्लिनिक चलाने वाला। लेकिन अगर किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का डेथ हो गया तो कौन फंसेगा, हॉस्पिटल, समझे, डॉक्टर तो सेफ साइड में है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इन चीजों को समझ के चलना है यानी बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट देखो क्या लिखा है, बोला एम्प्लॉयमेंट का मतलब है वो एक्टिविटी जिसमें एक इंडिविजुअल रेगुलर, है ना, किसी दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, लगातार लगातार किए जा रहा है, और उसके बदले में उसे क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन दैट मीन्स सैलरी एंड वेजेस इज इक्वल टू रेम्यूनरेशन। मतलब फिजिकल और मेंटल मेहनत कर रहे हैं किसी और के लिए, और उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है। मतलब ये क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। प्रोफेशन के लिए जरूरी है कि आपके पास डिग्री और स्किल होना ही होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके पास डिग्री हो और स्किल हो। अनएम्प्लॉयड लोग, सॉरी, जो अनस्किल होते हैं, लेबर, तो वो भी तो नौकरी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बोला गया कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब उस एक्टिविटी से है, उस काम से है जिसमें एक अकेला व्यक्ति, एक इंडिविजुअल काम करता है रेगुलर, और किस काम के लिए किसके लिए करता है, तो किसी दूसरों के लिए काम करता है, और उस काम के बदले में उसे मिलता क्या है, रिटर्न के रूप में रेम्यूनरेशन मिलता है। रेम्यूनरेशन इज इक्वल टू सैलरी प्लस वेजेज इज इक्वल टू रेम्यूनरेशन, ठीक है ना। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉइज। जिसे रखा गया है नौकरी पर हम उसे कर्मचारी, एम्प्लॉइज कहते हैं। और रेम्यूनरेशन पेड
बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज नोन एज सैलरी और वेजेस। जो पैसा उसको रेम्यूनरेशन के तौर पर मिलता है हम उसे सैलरी का रूप दे सकते हैं, वेजेज का रूप दे सकते हैं। सैलरी किसे मिलता है? जो स्किल एम्प्लॉय हैं, और जो स्किल एम्प्लॉय नहीं हैं उन्हें उनके काम के बदले जो मिलता है उसे हम वेजेस कहते हैं। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप देख सकते हो, है ना। ये आपके स्कूल वाले, है ना, पियोन घंटी बजा रहे जिस पे आप बहुत खुश हुआ करते थे कि चलो भला टला आप। मतलब क्या है इनके लिए इस स्कूल में काम करना क्या है? तो इनके लिए एम्प्लॉयमेंट है। इसी तरह से बॉस है, सुना रही है, सबको सुन रहा है बेचारा, मतलब इन लोगों के लिए ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। तो ऐसे ही आप समझ सकते हो कि आखिर एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं। उम्मीद है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट ये तीन चीज़ क्लियर हो गया होगा सबका कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं। कोई दिक्कत है किसी का? अगर इन्हीं तीनों के बीच अगर आप डिफरेंस देखने की कोशिश करोगे तो ज़रा देखिए कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। कुछ बेस हम लोग रखे हैं यहाँ पे, बिजनेस है, प्रोफेशन है और एम्प्लॉयमेंट है। सिर्फ बेस याद कीजिएगा ना तो आपको घंटा कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा, आप इमीडिएटली बड़ी इजीली याद कर सकते हो। फर्स्ट बोला आपसे कमेंसमेंट हो सकता है, शुरुआत हो सकता है। बोला बिजनेस का शुरुआत कहाँ से हो सकता है? तो बोला बिजनेस स्टार्ट हो सकता है जैसे ही डिसीजन होता है किसका? एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो मार्केट को स्कैन करता है कि लोगों को क्या चाहिए, उसके बाद रिस्क बेयर करता है, मतलब पूंजी लगाता है, और उसके बाद कुछ इनोवेटिव आइडिया लगाकर कुछ नया करने की कोशिश करता है। हम उसी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, उद्यमी उसको बोलते हैं। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर अलग अलग होता है। 5 सीमेंट का दुकान एक लाइन से है, तुम एक ठो और खोल दो, आप बिजनेसमैन हैं। किसी कपड़े का पूरा मंडी है, वहाँ 100 कपड़े का दुकान, तुम एक ठो और खोल दो, बिजनेसमैन हैं आप। लेकिन किसी गांव में एक भी कपड़े का दुकान नहीं था, आप मार्केट को स्कैन किए और बोले कि हम कपड़े का दुकान शुरू करते हैं, मतलब कि अब आपके लिए क्या है? बोला अब आप एंटरप्रेन्योर बन गए, क्योंकि अब आपके लिए वो कुछ नया था। यानी एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो मार्केट को स्कैन करता है कि लोगों को क्या चाहिए, पता करता है, पता करने के बाद रिस्क बेयर करता है और जोखिम लेने के बाद कुछ नया स्टार्टअप करता है, हम उसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो बोला कि बेस क्या है? तो बोला शुरू हो सकता है, बिजनेस का शुरुआत हो सकता है, बस एंटरप्रेन्योर का डिसीजन हुआ और बिजनेस शुरू हो सकता है। बोला प्रोफेशन ऐसे शुरू नहीं हो सकता है, तुम चाहोगे कि कल से हम डॉक्टर बन जाते हैं, बोला नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तुम्हारा चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा। बोला क्या करना पड़ेगा? तो बोला चुपचाप पहले जाके डिग्री कंप्लीट करो, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो उससे रिलेटेड पहले डिग्री कंप्लीट करो, तब कर पाओगे, उससे पहले नहीं। आप चाहिए कल से डॉक्टर बन जाइएगा, तो बोला पहले डिग्री कंप्लीट करो ना यार, उसके बाद ही आप कर पाओगे, है ना, उससे पहले तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। बोला और नौकरी का शुरुआत कहाँ से होता है? जैसे ही आपके और एम्प्लॉयर के बीच, यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच सर्विस एग्रीमेंट हुआ। सर्विस एग्रीमेंट हुआ मतलब जैसे ही आपको ऑफर लेटर मिला कि ठीक है कल से आप आ जाइए, आपके काम का बदले आपको 20,000 पर मंथ देंगे, मतलब मेरे और आपके बीच क्या हो गया? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का वो एक एग्रीमेंट है। तो जैसे ही सर्विस एग्रीमेंट होता है आप कल से ज्वाइन कर सकते हो, मतलब नौकरी का शुरुआत वहीं से हो सकता है। इसके बाद आपको बोला क्वालिफिकेशन। बिजनेस करने के लिए क्या है? MBBS होना बहुत जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। क्वालिफिकेशन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। हाँ ये बात अलग है कि आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में आपके पास बिजनेस करने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, नहीं तो कहां फंस जाओगे कहने ही नहीं। GST से रिलेटेड लॉ है, माल मंगा रहे थे, अब बोलिएगा हम तो पैसा देकर ना मंगाए, चोरी थोड़ी किए हैं। अरे भाई तो चोरी नहीं की तो बिल तो होना चाहिए ना, नॉलेज होना चाहिए। अब किसी कस्टमर को बिल दोगे तो बिल कैसे बनाना, नॉलेज होना चाहिए। बिजनेस से रिलेटेड रूल्स पता होना चाहिए, बैंकिंग से रिलेटेड रूल्स पता होना चाहिए। तो आप अगर नॉलेजफुल नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो बिजनेस तो कर ही नहीं सकते। लेकिन सरकार के हिसाब से बिजनेस करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है।
इसलिए बोला कि इसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता, आप चाहो तो अनपढ़ गवार भी है तो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से बोला कि नहीं, इसमें नहीं हो सकता, जो भी प्रिस्क्राइब एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है और ट्रेनिंग का ज़रूरत है वो आपके पास होना चाहिए। मतलब इस पे डिपेंड होता है कि नेचर ऑफ प्रोफेशन कैसा है। जैसा आपका नेचर ऑफ प्रोफेशन है उससे रिलेटेड डिग्रीज जो है वो होनी चाहिए, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। इसमें बोला क्वालिफिकेशन जो होता है वो डिपेंड होता है कैसे, नेचर ऑफ जॉब के ऊपर, कि नौकरी कैसी है उस पर डिपेंड। यानी इसमें क्वालिफिकेशन किस पे डिपेंडेंट होता है, नेचर ऑफ प्रोफेशन के ऊपर, कि कैसा आप सर्विस देना चाहते हो। अब डॉक्टर बनना चाहते हो तो एमबीबीएस होना चाहिए, लॉयर बनना चाहते हो तो एलएलबी होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए कि नौकरी कैसा है आपका, जॉब पे डिपेंड होता है, जैसा जॉब है उसके अकॉर्डिंग उसका क्वालिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पैसा कितना लगाना है मुझे, यही ना होगा। इन्वेस्टमेंट बोला बिजनेस में कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होता है, ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब तीनों को कंपेयर करोगे तो तीनों में सबसे ज्यादा पैसा किस में लगाना पड़ेगा, बिजनेस में सबसे ज्यादा लगेगा। प्रोफेशन में इससे थोड़ा कम होगा, और एम्प्लॉयमेंट में पैसा क्यों लगाओगे तुम, किसी के यहाँ नौकरी करने गए तो पूंजी लेके जाएंगे क्या नौकरी करने। तो बिजनेस में कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बिजनेस के कंपैरिजन प्रोफेशन में थोड़ा कम, और एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी करने जा रहे तो पूंजी काहे लगाएंगे रे भाई, उसमें तो ऐसी मुंह उठा के जाओ, जॉब करो, पैसा मांग लो उल्टा। इसके बाद बोला रिस्क, इन तीनों में सबसे खतरनाक कौन वाला है, बिजनेस। पूरा खतरनाक खिलाड़ी का काम है। तो ये बिजनेस, नौकरी करने वालों को बोलो कभी बिजनेस करके दिखाए, रात में नींद नहीं आएगा कि माल बिकेगा कि नहीं, परेशाने रहेगा। आप बिजनेसमैन को कभी बोलो नौकरी करो, बोले बाग भाई हमसे नहीं हो गई सब काम। सबसे खतरनाक चीज बिजनेस है, क्योंकि गेन यही है, लॉस भी यही है, बर्बाद भी हो सकते हो, आबाद भी हो सकते। क्यों, क्योंकि रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमेशा इसमें अनसर्टेनिटीज होता है। अनसर्टेनिटीज मतलब कुछ भी हो सकता है, वो लगाना आप लोग सुने होंगे, है ना, जिंदगी सफर है सुहाना। तो बिजनेसमैन के लिए सूटेबल है, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, पता चलेगा कल हुआ माल का दाम बढ़ गया, तुम खुश, है ना। हो सकता है कि स्टॉक का रेट ही घट गया मार्केट में, तो तुम बर्बाद भी हो सकते हो। तो बिजनेस में रिस्क प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन में क्या है, बहुत हाई है। प्रोफेशन में भी रिस्क है लेकिन बिजनेस के कंपैरिजन कम, इसलिए बोला लिमिटेड कैपिटल, सॉरी एक ही चीज पेस्ट हो गया है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसके कंपैरिजन इसमें रिस्क क्या है, थोड़ा कम है, और इसमें क्या है, रिस्क है ही नहीं। नौकरी करोगे तो रिस्क किस बात का है, बस आपको पता है कि 1 तारीख से 30 तारीख 9 to 5 का जॉब, और महीने के आखिरी दिन मालिक तनख्वाह। तो इसमें रिस्क कहाँ है फिर, तो रिस्क तो तुम्हारा मालिक बेयर कर रहा है, आप थोड़ी कर रहे हो। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं देखो, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट किस बात का होता है, इसमें बिजनेस में ऑब्जेक्ट किस बात के लिए होता है, अर्निंग प्रॉफिट, इसमें हम प्रॉफिट बोलते हैं। प्रोफेशन में आपका मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, और इसमें सिर्फ और सिर्फ होता है सैलरी और अपने एम्प्लॉयर की सेटिस्फैक्शन को देखना। मतलब मेरा मालिक मेरे से खुश कैसे है उसको देखना, और उसके बदले में मुझे क्या करना है, सैलरी कमाना, यही मेरा मोटिव होता है। इसके बाद अगर आप यहाँ जाओगे तो देखो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी जिसमें मेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो बिजनेस के लिए बोला कोई भी एक प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता, लेकिन इसमें होता है हर प्रोफेशनल एसोसिएशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे कि हम लोग अभी पढ़े कि एलएलबी करोगे, लॉयर बनना चाहते हो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना चाहते हो तो आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी उसको बोलते हैं हम लोग। सीए बनना चाहते हो, ऑडिट करना चाहते हो तो आईसीएआई में होना चाहिए,
तो हर प्रोफेशनल एसोसिएशन के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट, तो इसमें लागू होता है। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि मैंने आपको ऑफर किया किसी नौकरी के लिए, अब मेरे और आपके बीच सहमति है, आप कितने में काम करोगे और क्या काम है। मैंने आपको अपना काम समझा दिया, सैलरी बता दी, अगर आप अग्री हो तो ठीक है कल से आ जाना। मतलब मेरे और आपके बीच में क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ। तो ये क्या है, मेरे और आपके बीच जस्ट एक अग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो साइन हुआ और काम शुरुआत हो जाता है। तो यहां कोई कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई नहीं होता। यहां देखिए लिखा है कि द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल। यानी जिन शर्तों पर मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, पैसा कितना देंगे, काम क्या होगा, ये हम आपको बोले होंगे, और आप उस पर अग्री कर दिए और कल से अपना सर्विस देना शुरू कर दो, बदले में आपको तनख्वाह मिलेगा, ये अग्रीमेंट है। तो इस अग्रीमेंट के साथ ही आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट का शुरुआत कर सकते हो। फिर कहता है नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, बोला इसमें प्रोडक्शन हो सकता है, परचेज हो सकता है, सेल हो सकता है और सर्विस हो सकता है। ये तो हम डेफिनेशन में ही पढ़े थे अभी। इसमें क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनलाइज सर्विस और स्पेशलाइज नेचर का सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें गुड सप्लाई तो नहीं होता, प्रोडक्शन तो नहीं होता है, और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, तो जो नौकरी, जो काम मुझे असाइन किया गया, जो जॉब मुझे दिया गया, हम वो वाला जॉब आपके लिए करेंगे, काम करेंगे। रिवॉर्ड कहता है, रिवॉर्ड बिजनेस में रिवॉर्ड के रूप में क्या मिलता है, मुझे प्रॉफिट मिलता है ना। और अगर प्रोफेशन में है तो डॉक्टर साहब को क्या देते हो, फीस देते हैं उसको। और अगर एम्प्लॉयमेंट है तो आप रिवार्ड के रूप में क्या बोलोगे, सैलरी, या नहीं तो क्या कहोगे, वेजेस कहोगे। तो कुल मिलाकर के ये डिफरेंसेस है। तो उम्मीद करते हैं कि चैप्टर समझ में आ गया होगा।